प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी फिजिक्स कक्षा 12वीं में आपका स्वागत है। आज का हमारा प्रश्न है, एक समान आवेशित बेलन के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। इसके पहले हम लोग रेखा आवेश के कारण तीव्रता निकाल चुके हैं, जो हमने गाउस प्रमेय की सहायता से निकाली थी। अब हमें एक समान आवेशित बेलन के कारण निकालना है। तो सबसे पहले तो बेलन हमें चाहिए, तो हम एक बेलन लेते हैं जो एक समान आवेशित है, यानी कि इसमें प्लस प्लस चार्ज हम बना देते हैं इस तरीके से। तो ये एक समान आवेशित बेलन कहलाएगा। अब इसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले बेलन की बात करें तो इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं कैपिटल आर, और इसकी हम अक्ष खींच लेते हैं सबसे पहले और उसकी त्रिज्या दे देते हैं। तो ये हमने खींच ली है अक्ष, और अब हम मानते हैं कि ये जो है कैपिटल आर इस बेलन की त्रिज्या है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैपिटल आर ही क्यों लिया है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हम यहाँ से आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी ले लेंगे। तो आर, स्मॉल आर यहाँ पे नहीं लेते हैं, नहीं तो स्मॉल आर और स्मॉल आर मिक्स हो सकते हैं, इसलिए हमने इसको कैपिटल आर लिया है। अब जैसे जैसे डेरिवेशन आगे बढ़ेगा तो आप और समझ जाओगे। इस बेलन की लंबाई हम एल ले लेते हैं और स्मॉल एल ही ले लेते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हमने इतना सबसे पहले किया, ऐसा इसलिए किया है क्योंकि क्वेश्चन में आया है आवेशित बेलन, तो आवेशित बेलन से आपको इतना याद आ जाएगा। तो अब हमें तीव्रता निकाल ली है। क्या निकाल ली है? तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम बेलन के बाहर सबसे पहले कोई बिंदु ले लेते हैं, और बेलन के बाहर हम कोई बिंदु लेते हैं, जैसे बिंदु P। तो बिंदु P पर मान लेते हैं एकांक आवेश है, और ये बेलन से r दूरी पे है। तो दूरी हमेशा बेलन के अक्ष से नापना, आप हमेशा बेलन के अक्ष से। हो सकता है आप गलती कर दो कि बेलन से दूरी तो यहाँ से नाप दो, लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको अक्ष से बेलन की दूरी नापना है। तो ये हो जाएगी स्मॉल r। तो हम यहाँ पे स्मॉल r भी बता देते हैं, ये है स्मॉल r, ये लिख दिया हमने। तो अब इस चित्र के बारे में हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यही लिख लेते हैं कि माना कि कैपिटल आर त्रिज्या और स्मॉल एल लंबाई का एक आवेशित बेलन है। तो हमने सबसे पहले ये लिखा। फिर इसके बाद हम लिखते हैं, इस बेलन में आयतन होता है, बेलन का आयतन होता है, बेलन का पृष्ठ भी होता है, लेकिन इसके अंदर कुछ चीज़ हो सकती है, हो सकता है ये पूरा चालक पदार्थ का बना हो, तो इसका आयतन आवेश घनत्व भी होगा। तो हम लिखेंगे प्रति एकांक आयतन में आवेश का आयतन आवेश घनत्व जो होगा वो रो माना जाता है। हम लोग पढ़ चुके हैं सतत आवेश वितरण में। तो हमने यहाँ पे लिखा, जिसके प्रति एकांक आयतन में आवेश का घनत्व रो है। ये P नहीं बना है, ध्यान रखना है, ये रो का चिन्ह होता है इस तरीके से। तो आपको ये बेलन के बारे में सबसे पहले लिख लेना है। इसके बाद हमने बेलन से r दूरी पर एक बिंदु P लिया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, बेलन की अक्ष से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने इसी तरीके से लिख लिया, बेलन की अक्ष से यहाँ से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ तक हमने लिख लिया। अब यहाँ पे हम तीव्रता 3 कंडीशन में निकालेंगे। सबसे पहले बिंदु P जो है वो बेलन के, यानी कि आवेशित बेलन के बाहर है। कंडीशन नंबर फर्स्ट होगी जब बिंदु P आवेशित बेलन के बाहर है। दूसरी कंडीशन, जब बिंदु P आवेशित बेलन के पृष्ठ पर यहाँ पे पहुँच जाएगा। और तीसरी कंडीशन, जब बिंदु P आवेशित बेलन के अंदर हो। तो इस प्रकार हम 3 स्थितियां लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें स्थिति लगानी है कि जब बिंदु P आवेशित बेलन के बाहर है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये है आवेशित बेलन और इसके बाहर है बिंदु P। तो हम यहाँ पे आगे लिखेंगे स्थिति 1, जब बिंदु P आवेशित बेलन के बाहर है। तो हमने इसी तरीके से लिखा, बेलन के बाहर है। अब आगे यदि बात की जाए तो इस चित्र को ध्यान से देखिए।
हमें तीव्रता निकालना है तो हमें एक गॉसियन पृष्ठ बनाना होगा और वो पृष्ठ की विशेषता ये होगी कि उसके पृष्ठ पर ये बिंदु P हो जाएगा। तो हमें इस आवेशित बेलन के अलावा एक काल्पनिक बेलन को बनाना होगा, तभी हम गॉस प्रमेय की सहायता से या गॉस की मदद से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे और तीव्रता निकाल पाएंगे। तो चलिए हम एक और बेलन बनाते हैं जिसकी लंबाई सेम वही रहेगी जो पहले वाले बेलन की है। तो लंबाई तो हम वही रखेंगे, तो हम इसको दूसरे कलर से बना देते हैं ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। ये देखिए, लंबाई हमें वही रखनी है जो पहले वाले बेलन की है, और मैं बना देता हूँ। जितनी त्रिज्या यहाँ पर है उतनी ही यहाँ पे लेनी पड़ेगी। तो हम इस तरीके से यहाँ पे एक बेलन और बना देते हैं जो जस्ट इसके ऊपर है, या फिर या कह सकते हैं कि इसके अंदर आवेशित बेलन है। तो हमने इसे थोड़ा सा और डार्क कर दिया है ताकि आपको ये क्लियर दिखे। तो हमने गॉसियन, इसे हम बोलेंगे काल्पनिक बेलन और इसे हम बोलेंगे आवेशित बेलन। तो इन दोनों की आइडेंटिटी रहेगी तो आप इसको बड़े आसानी से समझ पाएंगे। तो यहाँ हम लिख रहे थे, तो जब बिंदु P आवेशित बेलन के बाहर हो तो हम लिखेंगे इस स्थिति में एक अन्य बेलन की कल्पना करते हैं जिसकी लंबाई वही रहेगी और त्रिज्या लेकिन कौन सी हो गई, त्रिज्या आप इसकी देखिए स्मॉल r हो जाएगी। लंबाई तो वही रहेगी, जितनी आवेशित बेलन की थी उतनी ही काल्पनिक बेलन की लंबाई है, लेकिन जो त्रिज्या है वो क्या हो जाएगी, स्मॉल r। तो यहाँ पे हम वही चीज़ लिख लेते हैं। इस स्थिति में L लंबाई तथा R त्रिज्या के एक अन्य बेलन की कल्पना करते हैं। अब ये जो हमने बेलन बनाया है ये कल्पित बेलन है जो लाल कलर से बना हुआ है, ये कल्पना मात्र है। तो जो गॉसियन पृष्ठ की भांति व्यवहार करता है, तो हम यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं, जो गॉसियन पृष्ठ की भांति व्यवहार करता है। तो ये हमने लिख लिया। तो अब ये जो कल्पित बेलन है इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो हमने लिखा इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, और इसे हम दर्शाते हैं फाई से, नीचे की लाइन से लिख देते हैं फाई, और चूंकि विद्युत फ्लक्स के इलेक्ट्रिकल इसलिए ई बराबर। अब यहाँ पे जो काल्पनिक बेलन आपको दिख रहा है लाल कलर से, इसमें अगर बोला जाए तो 3 प्रकार के पृष्ठ हैं। एक आपको ये ऊपर दिख रहा होगा वृत्ताकार टाइप, और एक नीचे वृत्ताकार टाइप है, तो हो गए 2 पृष्ठ। और एक ये आपको बेलन का वक्र पृष्ठ दिख रहा होगा, घुमावदार पृष्ठ। तो बेलन में 3 पृष्ठ होते ही हैं, एक ऊपर का पृष्ठ, एक वक्र पृष्ठ और एक नीचे का पृष्ठ। इसलिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बोलें तो ये दोनों मिला दिए जाते हैं और ये वक्र पृष्ठ मिला दिया जाता है। तो हम इसको 3 हिस्सों में क्या बांट सकते हैं, तो इसका उत्तर है बिल्कुल बांट सकते हैं, क्योंकि बेलन में 3 पृष्ठ हैं। अगर पहले की बात की जाए ऊपर वाला पृष्ठ, और इसको हम इस तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं कि ये जो पृष्ठ आपको दिख रहा है ये वाला पृष्ठ, इसे हम बोल सकते हैं S1, क्योंकि सरफेस नंबर 1, S1 बोल दीजिए। इसी तरीके से जैसा ये है वैसा ये नीचे भी है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं S2, और बचा ये केवल घुमावदार जो कि वक्र पृष्ठ कहलाता है, इसे हम बोल देते हैं S3। तो 3 प्रकार के पृष्ठ हैं यहाँ पे जो काल्पनिक बेलन में है। तो इसलिए तीनों से अलग अलग फ्लक्स गुजरेगा जिनकी कंडीशन अलग अलग होगी, और तीनों को जोड़ेंगे तो पूरे बेलन से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स आएगा। तो हमें वही तो यहाँ पे लिखना है। लेकिन यदि हम विद्युत फ्लक्स की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है फाई ई बराबर ई एस कॉस थीटा। तो ई एस कॉस थीटा, लेकिन एस क्या कहलाता है, एस कहलाता है पृष्ठ या सरफेस। लेकिन इस बेलन से तो 3 प्रकार के पृष्ठ मिलते हैं, तो हमें क्या करना होगा, इसी फॉर्मूले को S1 H2 S3 में कन्वर्ट करके तीनों को जोड़ना होगा। यानी कि हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, ई एस कॉस थीटा होता है तो हो जाएगा ई S1 कॉस थीटा
प्लस EH2 cos थीटा प्लस ES3 cos थीटा। तो इस तरीके से ये तीनों चीज़ें जोड़ दी जाएंगी। अब यहाँ पे ये cos थीटा क्या है, ये E और S के बीच में कितना एंगल बन रहा है वो थीटा है। E क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र, यानी कि विद्युत रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं किस डायरेक्शन में हैं और पृष्ठ का एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में, दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। फाई E बराबर, यदि हम ES1 cos थीटा की बात करें तो E और S1 देख लेते हैं। S1 ये है, ये पृष्ठ है, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा, इसका एरिया वेक्टर जाएगा पृष्ठ के लंबवत ऊपर की ओर, यानी कि इस पृष्ठ से ऊपर हम यदि एक लाइन खींच दें तो ये है S1 का एरिया वेक्टर। अब बात करें यदि हम S1 के एरिया वेक्टर की तो ये हो गया। अब हमें E पता करना है, E कहाँ है, और E S1 के बीच में फिर एंगल देखना है कि कितना बनेगा। E देख लेते हैं कैसा है। तो E किसके कारण बनेगा, तो E बनेगा बेलन के कारण, यानी बेलन से निकलेंगी विद्युत बल रेखाएं जिनकी डायरेक्शन होगी ऐसी। बहुत ध्यान से आपको समझना है, ये ऐसी निकलेंगी, ऐसी निकलेंगी, और ये चारों तरफ से लंबवत निकलेंगी। तो सभी जगह ऐसी यदि हम एक डायमेंशन लें तो इसी तरीके से निकलेंगी। तो विद्युत क्षेत्र E निकल रहा है इस डायरेक्शन में, ये है E, और ये सरफेस है S1। तो E और S1 के बीच में बन रहा 90, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ES1 cos 90 प्लस, अब बात करते हैं E और S2 की। H2 देखिए नीचे है, H2 का एरिया वेक्टर ये रहेगा इसका तल। यदि हम बात करें H2 की तो ये है इसका तल, और H2 का एरिया वेक्टर बनेगा ऊपर या नीचे कहीं भी लंबवत मान लेते हैं। तो ये हमने माना कि ये बन रहा है नीचे की ओर बिल्कुल 90 डिग्री में। लेकिन इससे E की डायरेक्शन कहाँ होगी, तो E तो ऐसा निकलेगा, क्योंकि ऊपर भी वैसे ही निकला है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसी निकलती हैं बेलन से लंबवत, जैसे आपने कंघी देखी हो उस टाइप से। तो इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90। तो S1 और S2 दोनों में बनेगा 90। तो ES2 cos 90 प्लस ES3 की बात कर लेते हैं। तो E ज्यों का त्यों, S3 भी ज्यों का त्यों, और cos थीटा देख लेते हैं E और S3। S3 ये है पृष्ठ, तो पृष्ठ के लंबवत हमेशा रहता है इसका एरिया वेक्टर। पृष्ठ ये है तो इसके 90 डिग्री बनाते हुए क्या रहेगा, इसका एरिया वेक्टर ये बना दिया सबसे पहले हमने S3 की दिशा। अब देखते हैं E की दिशा कैसी है, तो E इसी डायरेक्शन में ऐसी चलती है। तो दोनों की दिशा एक ही है, एक दूसरे के समांतर है या एक ही डायरेक्शन में है। तो जब एक ही डायरेक्शन में होती हैं तो इनके बीच में कोण ही नहीं बनता। तो थीटा 0 है, थीटा क्या है, 0 है। तो हम लिखेंगे cos 0। इस तरीके से हम तीनों का फ्लक्स लिख देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो cos 90 0 होता है, तो ये दोनों हो जाएंगे 0, सभी 0 हो जाएंगे। cos 90 0, तो ये भी 0, ये भी 0, इसी तरीके से cos 90 0, तो ये भी 0, ये भी 0, बचेगा केवल ये। तो फाई E बराबर ES3 cos 0, cos 0 का मान चूंकि 1 होता है तो बचेगा केवल ES3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ES3 बिकॉज, तो हमने ये लिख दिया कि cos 0 1 बनाता है, तो आ गया ES3। अब यदि S3 की बात की जाए तो आखिर ये है क्या, तो S3 देख लेते हैं कि आखिर है क्या। S3 तो है बेलन का वक्र पृष्ठ। ये देखिए S3 हमने कौन सा माना था, बेलन का वक्र पृष्ठ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ तो होता है 2 पाई आर एल, क्योंकि हमने लंबाई ली है L। तो E ज्यों का त्यों, और इसकी जगह पर लिख सकते हैं 2 पाई आर एल। 2 पाई आर एच भी होता है, लेकिन तब होता है जब हम ऊंचाई यहाँ पे h लें, लेकिन हमने शुरू से ही l माना है, लंबाई l, तो h की जगह पर क्या रहेगा l, और इसका भी लिख देते हैं
S3 बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 2πRL। इस तरीके से लिखोगे तो एग्जाम में एक भी अंक नहीं कटेगा। अब इसी इक्वेशन को हम बना देते हैं समीकरण 1। नीचे लिखते हैं परंतु गास प्रमेय से। गास प्रमेय कहता है कि फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। हम लोग पढ़ चुके हैं, ये गास का प्रमेय है। इसे बनाते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये दोनों फाई ई के बराबर हैं, इसलिए ये आपस में बराबर होने चाहिए। तो पहले इसको लिख देते हैं बराबर करके, फिर इसको लिख देते हैं। तो हम लिखेंगे ई मल्टीप्लाई बाई 2πRL बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमें तीव्रता निकालनी है, इसको बटे में पहुंचा देते हैं, गुणा वाली संख्या बटे में। तो ई बस बचेगा यहाँ पे और क्यू बटे 2πRL इंटू एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलम। ये है क्या, तीव्रता का मात्रक। अब करेंगे इसको आगे सॉल्व। तो इसी स्टेप को मैं वहाँ पे लिख लेता हूँ। ये हमने लिखा। अब जो Q है इसे हम रो के फॉर्म में बदलेंगे। तो Q का फॉर्मूला होता है रो इंटू भी, ये याद रखना है आपको। आयतन आवेश घनत्व जो है वो इसी तरीके से बनता है। तो Q की जगह पर रो भी लिख सकते हैं बटे 2πRL एप्सिलॉन नॉट। इसका स्पष्टीकरण दे देते हैं, चूँकि Q बराबर रो भी, जहाँ भी क्या है, आयतन है। और आयतन किसका होगा, तो बेलन है। यहाँ पे बेलन लिया है इसलिए बेलन का आयतन, तो रो ज्यों का त्यों। और भी की जगह पर बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन होता है पाई आर वर्ग एल, ये हमने रख दिया। और बटे 2πRL एप्सिलॉन 0। अब यहाँ से देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा और एल से एल कैंसिल। एक आर बच रहा है, आर रो, और बटे में क्या बच रहा है, 2 एप्सिलॉन 0। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा इसको आगे इन दोनों स्टेप को काट देते हैं और फिर से समझ लीजिए थोड़ा सा। रो ज्यों का त्यों। और ये जो आयतन है ये उसी का आयतन है जिसमें आवेश दिया गया है, यानी छोटे वाले बेलन का। तो यहाँ पे हम लोग बड़े बेलन का आयतन लिख चुके थे, तो छोटे वाले बेलन का आयतन होगा पाई कैपिटल आर वर्ग इंटू एल। ये होगा क्योंकि छोटे वाले बेलन की त्रिज्या है कैपिटल आर, स्मॉल आर नहीं है। तो आयतन उसी का लिखोगे जिसका आवेश है। आवेश किस पे दिया गया है, छोटे बेलन पे। और बटे 2πR, ये ज्यों का त्यों, एल एप्सिलॉन नॉट। आगे बढ़ते हैं तो कैंसिल करते हैं, क्या क्या होगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा। तो अब जो बचेगा उसको लिख लेते हैं। तो बचेगा रो आर स्क्वायर बटे 2R एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 0 R। इसको इस तरीके से लिख दिया। और इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम। इसको बंद कर देते हैं बॉक्स में। तो ये है कंडीशन नंबर फर्स्ट। अब स्थिति 2 ले लेते हैं हम। और स्थिति 2 में जब बिंदु P बेलन के पृष्ठ पर हो, यानी कि इस P की बात करें तो अब ये आवेशित बेलन के पृष्ठ पे यदि आ जाए, तो जब बिंदु P आवेशित बेलन के पृष्ठ पर होगा तो क्या चेंज होगा। यहाँ पे देखिए ये P खिसक के यहाँ पे आ जाएगा, तो जो दूरी R थी वो इसके बराबर हो जाएगी अब कैपिटल R की। तो R जो है वो कैपिटल R के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जो दूरी थी वो बिंदु P तक की दूरी थी। और यदि बिंदु P इसी पर आ गया तो जो स्मॉल r है वो इसके बराबर हो जाना चाहिए। तो इस वाले फॉर्मूले में R की जगह पर हम R रख सकते हैं। तो E बनेगा रो R स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन 0, स्मॉल r की जगह पर हम रख देंगे कैपिटल R, क्योंकि R और R बराबर हैं। तो यहाँ से एक R कैंसिल होगा, तो E बराबर आपको मिलेगा रो, एक R कैंसिल हो गया तो एक तो बच गया, और बटे 2 एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलम। अब यदि हम स्थिति 3 की बात करें तो देखते हैं कि अब क्या होगा। तो चित्र की बात की जाए तो ये जो P है अभी आवेशित बेलन के पृष्ठ पे था, अब अंदर चला जाए, यानी कि आवेशित बेलन के अंदर हो। तो ऐसी स्थिति में ये जो R है अब ये बहुत छोटा हो जाएगा, क्योंकि बिंदु P खिसक के अंदर आ गया है। तो ऐसी स्थिति में R जो है
वो बहुत छोटा हो जाएगा और कैपिटल आर जो है वो बड़ा हो जाएगा। और इस आर की जगह पर हम इस आर को वापस से रख देंगे, तो ई बराबर आएगा रो स्मॉल आर बटे 2 एप्सिलॉन 0, और हम यहाँ पे लिखेंगे न्यूटन पर कूलम। अब हम इनको क्रमशः समीकरण 3 इसको बना देते हैं 4, इसको बना देते हैं 5, और नीचे लिखेंगे 3, 4 व 5 तीव्रता के व्यंजक हैं। अब आइए मैं आपको स्क्रीनशॉट दे देता हूं ताकि आप इसको नोट कर पाएँ और अच्छे से अपने नोट्स में लिख के तैयार कर पाएँ। ये पहला शॉट है और आपको ध्यान रखना है ये वाले एरो के चिन्ह नहीं बनाना है चित्र में, केवल जो बेसिक चित्र है वही बनाना है। इसके बाद ये है, इसके बाद ये, फिर ये थोड़ा सा, इसके बाद ये रहा, फिर ये है, ये। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।